हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और वंस अगेन आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स जो है कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। स्पेशली हमारा फोकस जो होगा आज थ्योरी पर होगा, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि मैम थ्योरी पहले हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा जो प्लान है कि आपका अप्रैल और मई, ये 2 मंथ जो है मैं आपका थ्योरी पर पूरा फोकस करूंगी। और जून में हम लोग ओनली एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। 8 PM पर डेली हमारा क्लास होता है यूट्यूब पर, और 10 PM पर होता है आपका टेक्स्ट बुक के ऐप पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के क्लास में जितने भी आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना मार्केटिंग को लेकर, वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट के अलावा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, मार्केटिंग इन्वायरमेंट को आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा 4P वाला जो कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग मिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, 4P हो गया, फिर 7P हो गया, इसको कवर करेंगे। और साथ में कुछ हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो आज का पूरा क्लास जो होता है, आज का जो पूरा क्लास होगा हमारा, उस पर ये सारी चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां से मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल्स, जो कि मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिएगा स्टार्ट करें। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, और आई होप कि आप सब बेटर होंगे। चलिएगा सबसे पहले कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली में क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि मार्केटिंग में और सेलिंग में अंतर होता है ना। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या होता है, अंतर होता है। मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन। किसी भी चीज को आपका मार्केटिंग करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब मैन्युफैक्चर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस्ड होता है, तो प्रोड्यूस होने से लेकर कंज्यूमर के पास पहुंचने तक जो भी एक्टिविटी बीच में होती है, जो भी एक्टिविटी, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो, प्रोडक्ट का डिजाइन हो, वो लेबलिंग हो, पैकेजिंग हो, कोई भी चीज हो, प्राइसिंग हो, हर एक चीज जो बीच में आती है उसी को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग। और इसके मैनेज करने की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नथिंग न्यू, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट कोई नया चीज नहीं है। मैनेजमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग आती है, आपका ऑर्गेनाइजिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, डायरेक्शन आता है, तो वो सारी चीज यहाँ भी आएगा। मैनेजमेंट के जो आपकी मीनिंग है वो तो यहाँ पर फिक्स होंगे। यहाँ पर हमको पहले मार्केटिंग क्या होता है इसको समझना है। ये दो वर्ड है यहाँ पर, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। वन बाई वन इसको समझेंगे तो आराम से ये टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। तो मार्केटिंग मैंने क्या बताया कि कोई भी गुड्स जब प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद वो कंज्यूमर के हाथ में पहुंचता है, बीच में जो भी चीजें हुई वो हमारी मार्केटिंग हो गई। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूं, तो जैसे देखिए, देखिएगा, मान लीजिए कि मैं आपको, ये मोबाइल, ठीक है ना, ये मेरे पुराने मोबाइल का डब्बा है। अब ये मोबाइल कहीं पर आपका क्या हुआ, आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब ये मोबाइल कहीं मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसका पैकेजिंग देखिए, इसका पैकेजिंग अलग है, इसके पैकेजिंग के पीछे इसका लेबलिंग है, इसका डिजाइन है, इसका कलर देखिए। या फिर ये किस तरह से मैंने लिया, ऑनलाइन लिया कि ऑफलाइन लिया, कैसे मेरे पास आया, होलसेलर से आया कि डिस्ट्रीब्यूटर से आया कि फ्लिपकार्ट से लिया। जितनी भी चीजें बीच में जो भी चीजें हुई, ये मोबाइल किसी ने प्रोड्यूस किया और आज ये मोबाइल मेरे हाथ में है। तो बीच में जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें आपके किस में आती है, वो सारी चीजें आपके मार्केटिंग में आती है, ठीक है ना। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज जस्ट अ प्रोसेस। ये क्या है? यह एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में। कि यह एक प्रोसेस है जिसमें आपकी प्लानिंग होती है, एक्सक्यूटिंग होता है, ट्रैकिंग होता है, स्ट्रैटेजी बनती है, सारी चीजें होती है। कहां पर? किसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड रहता है? इसके अंदर में प्लान इंक्लूड रहता है, कंपेन्स इंक्लूड रहते हैं, टैक्टिस इंक्लूड रहता है, किस तरह से कस्टमर को फंसाया जाए, किस तरह से पैकेजिंग बनाया जाए। वो बच्चे लोग के आइसक्रीम पर देखना लाल पीला रैपर रहता है कि बच्चे को लाल पीला, ये मम्मा येलो येलो वाला चाहिए, मम्मा रेड वाला चाहिए। तो वैसे उसका पैकेजिंग किया रहता है। आप देखना, जो बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बच्चे के सामान हुए या बच्चे के जो भी टॉयज हुए, उनके कॉपी किताब हुए, उनके जो भी वो चीज खाना पसंद करते हैं, वो हर चीज बड़ा ही कलरफुल रहता है। इसके पीछे रीजन है कि बच्चों को वो चीज अट्रैक्ट करता है, तो उसके हिसाब से मार्केटिंग की जाती है। दैट इज कॉल्ड आपका टैक्टिस। तो जितनी भी चीजें होती है जो कि आपकी क्रिएट करती है और डिमांड को मीट करती है, टारगेट कस्टमर टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेट। इसका
मुद्दा क्या होता है कि हाँ भाई आपको क्या करना है कि प्रॉफिट तो कमाना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, कैसा भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जो भी चीजें हो, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है ये फंडामेंटल चीजों को अप्लाई वहां पर किया जाता है। अब यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि विपणन प्रबंधन किसी संगठन की विपणन रणनीति को योजना बनाने और क्रियान्वित करने पर नजर रखने की प्रक्रिया है, और इसमें लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो ग्राहकों की मांग होती है उसको बनाए रखने पर और उसको पूरा करने पर पूरा जोर दिया जाता है। मार्केटिंग में ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है उसका क्या डिमांड है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग डिलीवर किया जाता है। अगर मैं एक बताऊं कि आप अगर देखिएगा कि जब पुराने जो मूवीज देखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती का, आज फिर आपके अमिताभ बच्चन जी का, पहले वो लोग बड़ा हाईनेक वाला पहनते थे ड्रेस, है ना। वो एक मूवी भी है ना जिसमें रेखा भी है, अमिताभ बच्चन, उसमें भी अमिताभ बच्चन पूरा आपका हाईनेक हमेशा पहन के रहते हैं। पुरानी मूवी में हाईनेक वाला जो है ना, वो लूज वाला जींस चलता था, पैंट लूज लूज वाला, और वो हाईनेक वाला टी शर्ट चलता था। और देखिएगा हम लोग सब भी हाईनेक वाला पहनते थे बचपन में, मेरे भी कितने सारे टी शर्ट है या आपके स्वेटर है जो भी जिसमें हाईनेक है, क्योंकि उसमें पहले हाईनेक चलता था। अभी जल्दी आप हाईनेक खोजने जाओ ना तो वो हाईनेक वाला ट्रेडिशन खत्म हो गया, अब जल्दी वो नहीं मिलता। खोजोगे तो अरे यार कौन पहनता है, दुकान वाले रखते ही नहीं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि आपका डिमांड नहीं है। यहाँ पर आपका मांग को क्या करते हैं कि आपका मांग क्या है, आपका डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो है सप्लाई की जाती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता है कि भाई कस्टमर का डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई करना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है, मार्केट के अकॉर्डिंग आप नहीं करते हो। पहले हम लोग बचपन में लिखते थे ब्लैक बोर्ड और चौक से, याद करो, ब्लैक बोर्ड चौक के बाद फिर आ गया व्हाइट बोर्ड आ गया। अब खोजने जाओ आप कहीं पे, चौक तो रखता ही नहीं है कोई दुकान वाला, कहता कि अरे भैया अब तो व्हाइट बोर्ड का जमाना, कहीं भी जाओ मार्कर तुरंत मिल जाएगा आपको, लेकिन चौक जल्दी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मार्केट इज व्हाट, मार्केट जो होता है वो एक आपका ब्रिज का काम करता है। मार्केट समझता है कस्टमर का डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको सप्लाई करना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना ना ना, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चलता है। आप जो डिमांड करते हैं मार्केट वो सप्लाई करता है। हाँ, प्राइस वो अप कर रहा है कि डाउन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, बट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट आपका चलता है। दैट इज कॉल्ड, आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्रियाएं होती है वो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गई है। अब फिलिप कॉटलर साहब के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट अधूरा है फिलिप कॉटलर साहब के बारे में। फिलिप कॉटलर साहब को मार्केटिंग से अगर हटा दीजिए ना तो 80% मार्केटिंग जो है ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सारी जो चीजें है ना वो फिलिप कॉटलर के साहब के द्वारा ही बोली गई है। फिलिप कॉटलर साहब को मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा फिलिप कॉटलर साहब ने मार्केटिंग को डिफाइन किया था। ये लाइन को थोड़ा सा आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि लाइन आपको देखे पूछ दे कि ये लाइन किसके द्वारा दी गई है। तो फिलिप कॉटलर साहब ने बोला था कि मार्केटिंग एज सेटिस्फाइड नीड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। क्या करता है मार्केटिंग? मार्केटिंग जो होता है नीड्स और वांट को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। कैसे सेटिस्फाइड करता है? कैसे सेटिस्फाइड करता है? तो ये आपके मार्केटिंग जो है नीड्स और डिमांड के अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड करता है। चलिएगा आगे, अब कोर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट समझिएगा जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। हाँ, कोर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट जो हो गए यहाँ पर, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, आप मार्केटिंग फिलॉसफी जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर में कितनी फिलॉसफी होती है? ठीक है, इसके अंदर में कितनी फिलॉसफी होती है? इसके अंदर में जो है आपकी 5 फिलॉसफीज होती है, ठीक है ना। ये कहां से आ गया? देखिए इसके अंदर में कितनी फिलॉसफी होती है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में आपकी 5 फिलॉसफी होती है। एक आपका होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये 5 कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में जरूर 100% क्वेश्चन आता है। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन ये 5 कॉन्सेप्ट में से, मतलब आज का जो स्लाइड है यहाँ से आप, मतलब आज का जो हमारा क्लास होगा यहाँ से एक क्वेश्चन आप कंफर्म कर सकते हो, 1 से कि 2 क्वेश्चन, कि मैम इस क्लास से आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा होता है, प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे जैसे जैसे मार्केटिंग आपका आगे बढ़ता गया ना तो वहां पे अलग अलग कॉन्सेप्ट वहां पर आते गए। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर काम करती थी, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू किया उसने, फिर उसने सेलिंग कॉन्सेप्ट पर काम किया, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर काम किया, फिर सोसाइटल कॉन्सेप्ट पर काम किया। तो ये 5 कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में रन करते हैं। कोई भी कंपनी कोई भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकती है, लेकिन सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट कोई अगर कॉन्सेप्ट है तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इसी को हम लोग फिलॉसफीज भी बोलते हैं। अगर आपको फिलॉसफी भी पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलिए या फिलॉसफीज बोलिए, एक ही बात है,
ठीक है, दोनों का मतलब आपका सेम ही होता है। तो वन बाय वन इसको हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा आया दैट इज आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, मार्केटिंग फिलॉसफीज के अंदर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नाम से क्या समझ में आ रहा है ना, मैंने ये स्लाइड जानबूझकर इतना कंटेंट मैंने को आपको अवेलेबल कराया ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में हेल्प हो, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले समझाते रही हूँ, आप लोग स्क्रीन को रीड करते जाइएगा। अब देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब आप तो खाली भैया प्रोडक्शन पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? आप खाली प्रोडक्शन पर ध्यान दो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है ना ये कहता था कि जो हमारा जो कंज्यूमर है ना उसको सस्ता माल चाहिए। क्या चाहिए? जो हमारा कंज्यूमर है उसको सस्ता माल चाहिए। इसको इंग्लिश में बोले, थोड़ा अच्छा लैंग्वेज में अगर बोले तो उसको लो कॉस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर चाहिए। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी फर्म को लार्ज लेवल पर क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन करेगा उतना ज्यादा उसकी कॉस्टिंग कम पड़ेगी। सिंपल सी बात है, हम लोग जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, भैया आलू कैसे किलो? तो 20 रुपया किलो। भैया 6 किलो लेंगे तो चलिए 100 रुपया लगा देंगे। मतलब कि जब मैंने 6 किलो लिया तो उसने लगाया मेरे को कितना? 100 रुपया, यानी 20 रुपया कम कर दिया। अब पूछो आलू कैसे रुपए किलो? तो अब वो बोलेगा 20 रुपया। आप बोलोगे एक पाव दो, मतलब 250 ग्राम दो, 250 ग्राम, तो वो बोलेगा 6 रुपया। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट होती है ना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको लार्ज लेवल पर क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। बोले तो लार्ज लेवल पर हमें क्या करना है? उत्पादन करना है। ये जो प्रोडक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। इसको सीक्वेंस में मैंने लगाया है, बिल्कुल ये सीक्वेंस में ही आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट है और इसको सबसे हम लोग ओल्डेस्ट भी बोलते हैं, सबसे पुराना भी बोलते हैं। यहाँ पर जो बेसिक चीज होती है, इसकी मूल आधार जो होती है कि ग्राहक ऐसे उत्पाद को पसंद करते हैं जो कि आसानी से मिल जाए, है ना। बोल रहा है यहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो वैसा सामान चाहता है जो उसको आसानी से मिल जाए और बहुत कम कीमत पर मिल जाए। कम मतलब कि पहले जानते हैं, देखते हैं कि भाई हमारे वो बजट में आ रहा है कि नहीं, जो कम कीमत पर मिल जाए और आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए लागत को कम करना होगा। लागत को कम करना होगा तो बड़े पैमाने पर सामान को बेचना होगा, और बड़े पैमाने पर जब सामान को बेचना होगा तो प्रोडक्शन क्या करना होगा? लार्ज करना होगा। आप यहाँ पर जो सोचो, ये जो जितने भी मार्केटिंग फिलॉसफीज है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद को बिजनेसमैन मानना है। मैम हम लोग तो महिला है, ठीक है, आप बिजनेस वुमेन मान लीजिए खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन खुद को सोचिए और उसके बाद इस फिलॉसफीज को पढ़िए तो समझ में आएगा कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी जो है उसको लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करना है, क्योंकि जब कंपनियां लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करेगी ना तो उसको कॉस्टिंग बिल्कुल कम पड़ता है, और जब उसको कॉस्टिंग कम पड़ेगा तब ना वो कस्टमर को कम प्राइस पर दे पाएगी। और कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर तो सस्ता सामान ही चाहता है। भैया आलू कैसे? तो 20 रुपए किलो, ये वाला 20 रुपए, ये वाला 22 रुपया, बगल में दोनों रख देगा, दोनों सेम ही रखता है देखती हूँ मैं, तो भैया 20 वाला लेके चल जाएगा। अब जब 20 बोलोगे ना तो वो 18 खोजने को मांगेगा। मैंने देखा है दुकान वाले को, एक बार दुकान वाले ने ऐसा किया था कि दोनों सेम सेम था। मैंने देखा, मैं भी खरीदने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि सेम सेम है, तो मैंने, दुकान वाला मतलब जान पहचान का था, तो मैंने बोला अरे भैया दोनों तो सेम ही लग रहा है। तो बोलता है मैम एक अंदर की बात बताती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ना दोनों आलू बिल्कुल सेम है, लेकिन कंज्यूमर का जो माइंडसेट रहता है ना कि अब वो उसको बोल रही है बंगाल का आलू है, ये यूपी का आलू है, बोल के कस्टमर को समझा दिया। और दुकान वाले ने मुझे क्लियरली बताया कि मैम हम लोग जब 20 बोलते हैं ना तो कस्टमर ने 18 वाला खोजता, तो हमने क्या किया कि 20 और 22 रख दिया, ठीक है। अब उसमें उसको बोलेंगे कि ठीक है भैया आप 22 का ले लो, नहीं तो आप 20 का ले लो, तो ठीक वो इज्जत से 20 वाला लेकर जाएगा। तो ये वाली बात होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कि कंज्यूमर हमेशा सस्ता सामान खोजता है, और सस्ता सामान देने के लिए दुकान को जो है, फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में आपका लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन होता है, लो कॉस्ट पर यहाँ पर ध्यान दी जाती है, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सेल करने के लिए, बड़े पैमाने पर बेचने के लिए जो उत्पादन है होता है वो आपका किया जाता है। यहाँ पे जो भी आपका सेल किया जाता है वो मास में सेल किया जाता है। मास का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े समूह में सेल किया जाता है। और मेनली टेक्नोलॉजी और कमोडिटी कंपनीज नाउ अप्लाई दिस फिलॉसफी which shows has effective it can be used properly। अब यहाँ पर क्या अधिकतर कंपनियां जो होती है आज भी इस टेक्निक को अप्लाई करती है। ये सबसे पुराना है लेकिन आज तक ये टेक्निक जो है आपका यूज होते हुए आया है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मार्केटिंग फिलॉसफीज, क्या आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा चलते हैं हमारा, ये क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो कस्टमर है ना उसको चाहिए क्वालिटी,
पहले बोला गया था कि कस्टमर को चाहिए सस्ता सामान, लेकिन सेकंड कौन जो फिलॉसफीज आई मार्केटिंग की, उस पर बोला गया कि कस्टमर को चाहिए आपका क्वालिटी वाला सामान। तो जो कंपनियां हैं फिर से वो क्या की कि प्रोडक्शन से हटकर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे। अब मैम ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। कोई भी वस्तु जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, तो इसका क्वालिटी पर, इसका फीचर पर, इसका कलर पर, इसका डिजाइन पर, इसका प्राइस पर, हर एक चीज पर काम किया गया जैसा कस्टमर चाहता है। कस्टमर चाहता है कि वो क्या ले? क्वालिटी वाला सामान ले। ठीक है, तो बोला गया कि ठीक है, अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्वालिटी पर काम करना चाहिए, तो वहां पर क्या आया? हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। ये सेकंड ओरिएंटेशन है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का आपका ये सेकंड आपका होता है, मतलब कि आपके मार्केटिंग फिलॉसफी का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या किया है कि इसकी जो थ्योरी है कि कंज्यूमर प्रेफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद सुपीरियर फीचर्स। कस्टमर को क्या चाहिए? सुपीरियर फीचर के साथ क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो किया गया, यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो इनोवेशन पर, इनोवेटिव पर ध्यान देने लगी, और वो जो यूजर्स चाहिए उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो सामान क्या करने लगी कि बनाने लगी। ठीक है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच एज कंपनीज आर नॉट लुकिंग टू कट कॉस्ट नो मैटर व्हाट बट डेडिकेट दिस रिसोर्सेज टू क्रिएटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर जो कंपनियां होती हैं वो कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं सोचती है, वो कॉस्ट कटिंग से हटकर अब वो क्वालिटी के बारे में सोचती कि भैया हमारा पैसा जो भी खर्चा हो, लेकिन कस्टमर को अपना उसको जो प्रेफरेंस है, उसका जो वांट है, उसको जो रिक्वायरमेंट है, उसको क्वालिटी चाहिए, तो हमको क्वालिटी पर काम करना होगा। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंपनी जो होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो ऑलवेज जो होती है कंटिन्यू काम करते रहती है कैसे उस चीज को हम लोग एनहांस करें। तो क्रिएटिंग क्वालिटी के ऊपर क्या करती है? काम करती है। और जब प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो जाता है तो बिकम नेसेसरी टू अप्लाई अ गुड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू मेक यूजर्स अवेयर ऑफ इट इन द मीडियम ऑफ टर्म। और जब ये वस्तु बन जाती है तो इसके जो फीचर्स है, इसकी जो विशेषता है, उससे जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं उनको अवगत कराया जाता है। ठीक है, तो यह अवधारणा जो होती है गुणवत्ता, प्रदर्शन, विशेषताओं की ओर उन्मुख करती है। और ये उपभोक्ता सबसे नवीन उपभोक्ताओं को पसंद करते हैं जितने भी आपके नए होते हैं। और यह अवधारणा जो होती है, कंपनियां उत्कृष्ट उत्पाद बनाने पर ध्यान देती है। यहाँ पे जो कंपनी होती है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर जो होती है ध्यान देती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया। अब आईफोन का अगर आपको पता होगा कि आईफोन का मोबाइल कोई अगर चोरी भी कर लेता है तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, उसका सिक्योरिटी फीचर्स इतना ज्यादा है। आईफोन का मोबाइल जल्दी हैक नहीं हो पाता है, आईफोन का अपना प्ले स्टोर है, उसका अपना सारा कुछ है। तो अब जब कोई अगर कस्टमर है, उसको वो क्वालिटी लेवल चाहिए, तो क्या है कि ये जो कंपनी होती है वो फुल्ली किस पे ध्यान दे रही है? प्रोडक्ट के ऊपर। कि जो कस्टमर है वो अपनी चीजों को सेपरेट रखना चाहता है, सीक्रेट रखना चाहता है, प्राइवेट रखना चाहता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो हम लोग ऐसा मोबाइल बनाएंगे जो कि उसके सारे फीचर्स पर खड़ा उतरेगा। तो क्या बनाया गया? आईफोन बनाया गया। तो ये उसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है। बनाने के बाद इसका जो भी इसका ये है, जो भी इसका फीचर्स है, जो भी इसकी विशेषता है, उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या करता है कि आप जो है कस्टमर को उसके बारे में अवेयर कराइए या कि आप जागरूक कराइए। थर्ड कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो कंपनियां होती हैं वो किस फिलॉसफी पर काम करती है? वो फिलॉसफी पर काम करती है बेचो 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 और बेचो। उसने क्या बोला कि भैया खाली सामान को सेल करो, सेल करो, सेल करो, मेरे को प्रॉफिट मांगता है। आप क्या सामान सेल कर रहे हो, कितना सामान सेल कर रहे हो, क्या था सामान सेल कर रहे हो, हमको नहीं है। हमको तो भाई सेलिंग पर देना कि बस अपना मेरे पास जो भी सामान है ना, हमको क्या करना है? कस्टमर को चिपका देना। ये वाला जो माइंडसेट होते हैं ना कि भैया अपना सामान तो कस्टमर को चिपका देना, अपना सामान तो कस्टमर को चिपका देना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है यही हमारा होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। एकदम मैं लोकल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये बैठ जाए। ठीक है ना? अब ये जो होता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग फिलॉसफी होता है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि मार्केट जो आपका ये होता है ना कि आपका जो कस्टमर होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जो आपका ये होता है कस्टमर होता है, वो कभी भी प्रोडक्ट जो होता है विलिंगली परचेस नहीं करता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो। वो किस पर ध्यान करता है? वो ध्यान करता है कि भाई वहां पे जो प्रमोशन है
वो हमारा जरूरी है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है ये आपका लॉन्ग रन के लिए नहीं होता है, क्योंकि आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप सामान को बेचो, सामान को बेचो और सामान को बेचकर क्या करो, वहां से प्रॉफिट कमाओ। सामान को बेचने का मतलब क्या है, सेलिंग कॉन्सेप्ट सीधा काम करता है कि भैया हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है ना। सेलिंग कॉन्सेप्ट सीधा काम क्या करता है कि हमको भैया प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए हमको सेल करना है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल पाता, क्योंकि आप किसी को कितना बेवकूफ बनाओगे, एक बार बनाओगे, दो बार बनाओगे, तीसरी बार आएगा नहीं। कस्टमर आपके दुकान में कब आएगा, ग्राहक आपके दुकान में कब आएगा, जब आप वो सेटिस्फाइड होगा, जब वो डिलाइट फील करेगा, जब उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तब ना वो आपके दुकान में आएगा। आप सिर्फ बेचने पर अगर फोकस करोगे तो काम यहाँ पर आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है। सेल मोर स्टफ टू मोर पीपल फॉर मोर मनी टू मेक अ मोर प्रॉफिट, ये इसका एग्जांपल एक दिया गया था कोको कोला के रेंज में। क्या बोला गया था, सेल मोर स्टफ टू मोर पीपल फॉर मोर मनी मेक मोर प्रॉफिट। बोल रहे कि लाभ कमाने के लिए, अधिक पैसे के लिए, अधिक लोगों को अधिक सामान बेचो, यही होता है हमारा सिंपल आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ लोग ध्यान कंफ्यूज करते हैं, तो मैं बता देती हूँ। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो खाली सेल करने पर ध्यान देता है कि अपने को सामान बेचना है, बेचना है, बेचना है। लेकिन जो मार्केट आपका कॉन्सेप्ट होता है ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देता है। ये कहता है कि कस्टमर जब आपका सेटिस्फाइड होगा, जब कस्टमर आपका संतुष्ट होगा, तभी वो आपके दुकान पे आएगा। जब कस्टमर जो है वो डिलाइट फील करेगा, मतलब अत्यंत खुशी फील करेगा, तभी वो दुकान में आपका आएगा। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका प्री परचेस और पोस्ट परचेस सर्विस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, प्री परचेस और पोस्ट परचेस सर्विस के बारे में बात करता है। जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट इन चीजों के बारे में बात नहीं करता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया अपना सामान बेचो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा कस्टमर को बेचोगे उतना ज्यादा हमारा पैसा हमारे पास आएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि नहीं, खाली सामान बेचने से नहीं चलेगा, आप कस्टमर को खुश कीजिए, आपका सामान खुद ब खुद बिकेगा, लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है पुट्स फॉरवर्ड द क्रिएशन, कन्वेइंग, कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू पर काम करता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि कस्टमर की वैल्यू पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो याद रखना कस्टमर की वैल्यू पर जो है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका काम करता है। यह कहता है कि ग्राहक के मूल्य के निर्माण में संदेश और संचार को आगे बढ़ाती है। यह सही लक्ष्य बाजार खोजने, ग्राहकों की जरूरत की पहचान करती है, उनको एकीकृत करती है और लाभ प्राप्त करने पर क्या करती है, आधारित करती है। ये आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को क्या करता है, आपका बिल्डअप करता है। कौन, आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि अगर कस्टमर आपका खुश है, अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है, अगर कस्टमर वैल्यू आप कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, आप प्रॉफिट को अचीव कर पाओगे। डिफरेंट फ्रॉम द सेलिंग कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द नीड्स ऑफ कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। ये क्या है, आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट से दूसरा है। सेलिंग कॉन्सेप्ट बस सेल पर ध्यान देती है, लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये आपके कस्टमर के नीड्स पर फोकस कर रही है, ठीक है। थ्रू इट्स प्रोडक्ट the company offers solution to satisfy them, meanwhile the selling concept focus on the company's need, intent to convert its product into cash। बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है आपका वो बस किसके नीड पर ध्यान दे रहा है, खाली कंपनी की नीड पर, कि कंपनी को कैसे फायदा होगा, कि कस्टमर को निचोड़ के निकालो, नींबू की तरह पूरा जूस निकालो, कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन करो, उसका शोषण करो और पैसा कमाओ। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप कस्टमर को निचोड़ के ना कुछ समय तक पैसा कमा सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं कमा सकते हो। अगर आपको लंबे समय तक पैसा कमाना है तो आपका जो नीड होगा ना, आपको कस्टमर का नीड समझना होगा। अगर कस्टमर का नीड आप समझ गए ना, तो आप लंबे समय तक जो है वो फायदे में रहोगे। यही कहता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आ जाइए लास्ट में, दैट इज हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या, ये आपका ट्रेंड्स में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। जब मैं आपको मार्केटिंग के ट्रेंड्स पढ़ाऊंगी ना, वहां भी ये आएगा। ये आपका लेटेस्ट फिलॉसफी है। ये कहता है कि भैया आप अपना भला तो देख रहे हो, लेकिन आपके बिजनेस से, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी के रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, सोसाइटी के लोग आपके जो कंपनी में हैं वो काम कर रहे हैं,
सोसाइटी के लोग को आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हो, सोसाइटी से आप अपना पैसा कमा रहे हो, तो सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हो? मेरी बात को समझ रहे हो? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप एक कंपनी हो, आपको रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिल रहा है, आपको स्टाफ सोसाइटी से मिल रहा है, आपके जो लेबर है वो सोसाइटी के हैं, आप जो सामान बना रहे हो और बेच रहे हो सोसाइटी में बेच रहे हो, आपको जो पैसा मिल रहा है वो सोसाइटी से मिल रहा है, तो आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, तो कुछ करो। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी क्या करना है? काम करना है। और आजकल कंपनियां इस पर भी ध्यान दे रही है और इसके लिए अलग से ऑडिट होती है, इन्वायरमेंटल ऑडिट, है ना, सोशल ऑडिट, ये सब आपके यहीं से आपके बनी है। ऑडिट के जो टाइप्स आपके बने हैं ना, वो भी आपके रिसेंट ट्रेंड है। यहां पर बोला जाता है कि आप कस्टमर के वेलफेयर पर काम कीजिए, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर पर काम कीजिए। आप जो है यहाँ पर इट कंप्राइजेस 3 गोल, प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल। 3 गोल पर आप काम कीजिए। आप अपने बारे में भी सोचिए, ऐसा नहीं कि अपने बारे में मत सोचिए। आप भाई कंपनी खोल के रखे थोड़ी समाज सेवा करने के लिए, आप प्रॉफिट कमाओ ना, लेकिन आप प्लैनेट के बारे में भी सोचिए, आप जहां पर काम कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए, और आप यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचिए। ये कहता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। 3 गोल है इसके, प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल। प्रॉफिट, प्लैनेट और पीपल। प्लैनेट का मतलब एरिया के बारे में बात हो रही है कि आप ठीक है कुछ सामान बना रहे हो, लेकिन ऐसा कोई सामान आप मत बनाइए जहां से हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर उसका असर पड़े, हमारे इन्वायरमेंट पर असर पड़े। कुछ ऐसा क्या आप कुछ बना रहे हो सामान, उससे ऐसा केमिकल निकल रहा है कि अगर वो मेरे बॉडी में चला गया तो मेरे लंग्स को इन्फेक्ट कर देगा, वैसा कोई सामान आप मत बनाइए। आप देखिए आप अपना प्रॉफिट कमा रहे, क्योंकि आपको पता है जो आपका जैसे ग्लास फैक्ट्री हो गया या स्टील फैक्ट्री हो गया, है ना, ये सबसे धुआं निकलता है, ये हमारे हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा होता ही है खराब। लेकिन उसमें भी आपका लो क्वालिटी का सामान यूज करेंगे तो केमिकल जो निकलता है वहां से, जो धुआं निकलता है, वो हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। हमें सांस लेने की प्रॉब्लम या दमा की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। चिमनी वगैरह देखिएगा कि कभी वो रहेसी इलाका जो होता है ना, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस में नहीं रहता है, वो चिमनी हमेशा एक दूर एरिया में, क्योंकि वहां से जो धुआं निकलता है ना वो हमें अफेक्ट करता है। तो वही बात हो रही है कि आप सोसाइटी मार्केट के वेलफेयर को भी ध्यान में रखिए, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचिए, आप उसके इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए, आप वहां पे जो भी कंपनी है, जो भी उनके नीड्स वांट है, वो आप टारगेट मार्केटिंग का वो तो फुलफिल कीजिए, लेकिन वहां पर आपको क्या करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना है कि आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना होगा। अगर आप सोसाइटी के बारे में सोचकर चल रहे हैं, सोसाइटी के लोग आपके साथ रहेंगे और आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को क्या है कर सकते हैं और वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो यह अवधारणा ग्राहक कल्याण, उसके वर्तमान और भविष्य के बीच में एक समझौता है। इसके 3 लक्ष्य होते हैं, लाभ, ग्रह और लोग हो गया। कंपनी लक्ष्य बाजार की जरूरतों, चाहतों और हितों को निर्धारित करती है और वे प्रतिस्पर्धी की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से, कुशलता से वांछित संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप सोसाइटी को लेकर क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप कहीं पर कुछ पार्क बनवा दे रहे हैं, या फिर आप ऐसे केमिकल का यूज करें जिससे कि खराब कोई हमारे इन्वायरमेंट ना हो, ये सब वेलफेयर पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आपके कितने कॉन्सेप्ट हो गए? ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट हो गए। क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है, क्लियर है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से तो लाइक का बटन एकदम जरूर से दबा दीजिए, ताकि आपको कि हाँ मैम यहां तक तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, यहीं से आपका इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट पर समझते हैं थोड़ा सा। मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मतलब कि मार्केटिंग जो होता है आपका, उसको 2 तरीके से इफेक्ट करते हुए देखा गया है। एक आपका होता है माइक्रो इन्वायरमेंट और एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है? माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया आपका स्मॉल लेवल पर जब आपका असर पड़ता है ना, स्मॉल लेवल पर आपके कंपनी पर जब स्मॉल लेवल पर कोई असर करता है, या आपके कंपनी में कोई इंटरनल लेवल पर असर करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, वैसे दोनों ही आपका एक्सटर्नल का आता है, यहाँ पे मैं इंटरनल वर्ड नहीं लिखूंगी, दोनों ही आपके एक्सटर्नल में ही आते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब कोई स्मॉल लेवल पर असर करता है तो वो आपका माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया, और जब कोई आपका लार्ज लेवल पर आपके मार्केटिंग पर असर करता है तो वो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में हो गया। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है?
माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, माइक्रो इन्वायरमेंट जो है आपका, ये भी किसका कंपोनेंट है, ये भी आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये जो है ना आपके, ये दोनों ही आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। एक्सटर्नल के अंदर आपके माइक्रो और मैक्रो दोनों आते हैं। तो किस तरह से माइक्रो और मैक्रो आपके इन्वायरमेंट को अफेक्ट डालते हैं, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो माइक्रो इन्वायरमेंट कैसे आपके इन्वायरमेंट को असर डालते हैं, तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट है। इसको हम लोग टास्क इन्वायरमेंट के नाम से ही जानते हैं। इसके अंदर जो होते हैं एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके रिलेटेड होते हैं किससे, बिजनेस से। इसके अंदर में आपके सप्लायर आ जाते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज आ जाती है, कस्टमर हो गए, पार्टनर्स हो गए, कंपटीटर हो गए, पब्लिक हो गए। ये सब वर्ड्स को अच्छे से याद रखिएगा, है ना, ये सब वर्ड्स को अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इंटरनल में और माइक्रो में, क्योंकि अधिकतर बच्चे मैं देखी हूँ कि वो इंटरनल पर और माइक्रो इन्वायरमेंट में कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि माइक्रो इज ऑल्सो इंटरनल इन्वायरमेंट। नहीं, इंटरनल इन्वायरमेंट आपका अलग हो गया, ठीक है, वो कंपनी के एम्प्लॉय हो गए। यहाँ पर एम्प्लॉय वर्ड कहीं लिखा है, यहाँ पर कस्टमर हो गया, वी आर द कस्टमर। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं अगर अभी टेक्स्ट बुक में काम कर रही हूँ, तो क्या मैं टेक्स्ट बुक की कस्टमर हूँ? नहीं, मैं टेक्स्ट बुक के लिए एम्प्लॉय हूँ। तो मैं किस में आ गई, इंटरनल के लिए आ गई। लेकिन आप जो है, आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई, आप टेक्स्ट बुक के कस्टमर हो, है ना, आप भी उसके पार्ट हो, लेकिन आप एक्सटर्नल हो, वी आर इंटरनल। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस इसको समझिएगा थोड़ा सा। तो सप्लायर, मार्केट इंटरमीडियरीज, कस्टमर, पार्टनर्स, कंपटीटर, पब्लिक, दिस ऑल आर द आपका माइक्रो इन्वायरमेंट पर ये आपके असर डालते हैं, माइक्रो लेवल पर। सप्लायर्स इंक्लूड ऑल द पार्टीज विच प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक इज मेड अप ऑफ एनी अदर ग्रुप दैट हैज एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। तो ये सब आपके कंपटीटर हो गए। सप्लायर कौन होता है, जो आपका सामान आपको दे रहा है, जैसे कोई जो आपको रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका सप्लायर हो जाएगा। तो वो भी आपके बिजनेस पर असर डालता है। अगर वो टाइम पर रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल ना करवाए, या फिर वो आपको उसमें डिलीवरी करने में लेट करे, तो उस पर आपका मार्केट पर असर पड़ता है, आप टाइम पर ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, सप्लायर आपका हो गया। पब्लिक हो गया, पब्लिक भी जो है आपके क्या करता है, माइक्रो इन्वायरमेंट पर, आपकी कंपनी पर असर डालता है। उसके बाद मार्केट इंटरमीडियरीज हो गई। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, जो बीच में जितने भी आपके लोग रहते हैं ना, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, वो भी आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज है, जो भी आपके मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपके माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं। जो भी कस्टमर है आपके, जिनको भी आप टारगेट ग्रुप है आपका, वो भी आपके बिजनेस को क्या करता है, स्मॉल लेवल पर, आपका माइक्रो लेवल पर जो है वो असर डालता है। फिर आपके कंपटीटर हो गए, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो कंपटीटर है, आपको उनको भी ध्यान में रख के चलना होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई मोनोपोली वाला बिजनेस कर रहा है। अगर मोनोपोली है तो फिर कंपटीटर नहीं है। इस चीज को याद रखना कि अगर मोनोपोली वाला बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो वहां पे कंपटीटर नहीं है, लेकिन मोनोपोली तो हर बिजनेस में है नहीं। तो आप जब बिजनेस करो तो वहां पे क्या है, कंपटीटर भी है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके सेम मार्केट को टारगेट करते हैं। तो उससे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ता है, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ता है, कि असर पड़ता है। तो कंपटीटर भी आपका क्या हो गया, माइक्रो एनवायरमेंट हो गया। तो मैम क्या क्या हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए। तो देखिएगा क्या क्या हुआ आपका। एक आपका हो गया सप्लायर हो गया, उसके बाद आपका कस्टमर हो गया, है ना, कस्टमर भी यहाँ पर है, कस्टमर्स हो गए, आपके पार्टनर्स हो गए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, आपके इंटरमीडियरीज हो गए, आपके कंपटीटर हो गए। ये सब जो है आपके क्या हो गए, ये सब जो है आपके आपके क्या हो गए। हाँ, और कुछ बचा है क्या? नहीं, सारा कुछ तो हो ही गया। ये सब आपके, और कुछ बचा है? और पब्लिक, एक पब्लिक आपका। तो ये सब क्या हो गए आपके, ये सब आपके माइक्रो लेवल पर आपके बिजनेस को, आपके मार्केट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट पे। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब क्या, कि जिसके कारण से आपके बिजनेस पर लार्ज लेवल पर अफेक्ट पड़ता है, या जो बहुत स्ट्रांगली आपके बिजनेस पर अफेक्ट करती है। और ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
आप अगर टेक्स्ट बुक चाहेगा तो मैं उसकी एम्प्लॉई हूँ, वो मुझे कंट्रोल कर सकता है कि मैम ऐसे नहीं करो, वैसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, बट वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा क्योंकि आप इंटरनल नहीं हो, आप एक्सटर्नल हो। तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो होता है आपका एनवायरमेंट वो कंट्रोलेबल नहीं होता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में नहीं होता है। ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या हो गया, डेमोग्राफिक हो गया। मैंने सब में कीवर्ड लिख दिया है, आप कीवर्ड देखिएगा कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, पीपल से होता है। पीपल वर्ड कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख जाए या पॉपुलेशन वर्ड कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो मैम ये पीपल और पॉपुलेशन के अंदर में क्या आता है, तो देखिएगा पीपल और पॉपुलेशन के अंदर में उसका पीपल का पॉपुलेशन का साइज आता है, डेंसिटी आता है, लोकेशन आता है, एज आता है, जेंडर आता है, रेस आता है, ऑक्यूपेशन आता है, ठीक है, इनकम आता है। ये सारी चीजें जो है आपके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है। कहीं क्वेश्चन आपको दिख गया कि कोई मार्केट एनवायरनमेंट है जो कि आपको एज या जेंडर के कारण से अफेक्ट कर रहा है या रेस के कारण से अफेक्ट कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन, इनकम, एज, जेंडर, ये सारी चीजें आपके डेमोग्राफिक में आती है। रिलेटेड टू पीपल, ये पीपल वर्ड खाली याद रखिएगा ना कि पीपल मतलब कि हमारा एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, मेरा इनकम क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, इंडिविजुअली पीपल वाला जो भी एरिया है कि लोगों का जो भी आपका यहाँ पर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में जो भी लोगों के बारे में है। अब लोग जो आपके मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं उनका अलग अलग चॉइस है, उनका अलग अलग टेस्ट है, उनका अलग एज फैक्टर है, उनका अलग ऑक्यूपेशन है, उनका अलग इनकम है, उसके हिसाब से हमारा मार्केट अफेक्ट करता है। तो ये बहुत लार्ज लेवल पर अफेक्ट करता है, तो इसीलिए हमारा किस में आ गया, मैक्रो इन्वायरमेंट में आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है जिसमें आपके वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कस्टमर के परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मार्केट के आपके इंटरेस्ट रेट को, जो मार्केट के इन्फ्लेशन रेट को, जो जीडीपी को, जो जीएनपी को, वो सबको जो अफेक्ट करते हैं उनको कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या क्या है कि कस्टमर के परचेजिंग पावर, ठीक है, उसके बाद जीडीपी, जीएनपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट फंडिंग, सब्सिडरीज, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीजें जो है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पॉवर्टी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे हमारे किस में आ जाती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। इसको हिंदी में भी एक बार रीड कर लेते हैं कि आर्थिक वातावरण उन कारकों का निर्माण करता है जो ग्राहक की क्रय शक्ति, खर्च करने के तरीकों को क्या करती है, प्रभावित करती है। इनके अंदर जीडीपी, जीएनपी, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, आय वितरण, सरकारी धन, सब्सिडी, ये सारे जो चर हैं वो क्या है, आपके शामिल हैं। और जनसांख्यिकी, पर्यावरण मतलब कि आपका डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। डेमोग्राफिक वातावरण उन लोगों से बना है जो बाजार का गठन करते हैं, वह उनके आकार, घनत्व, स्थान, वायु, लिंग, जाति, व्यवसाय के आधार पर क्या होता है, उनको वर्णित किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दिया कि सारे कीवर्ड्स लिख दिए हैं जिस जिस कीवर्ड से अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे कीवर्ड्स आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे चीजों को रिलेट करने में। आगे चलते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब कि वैसी चीजें जो आपके बिजनेस को फिजिकली रूप में अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट का कंडीशन हो गया, वाटर की एक्सेसिबिलिटी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये भूकंप, सूखा, चक्रवात, साइक्लोन, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये कौन से इन्वायरमेंट में आएंगी, ये हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगे। आप फिजिकल इन्वायरमेंट ना लिखकर यहाँ पे अगर नेचुरल इन्वायरमेंट भी लिख देते हो तो भी ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप नेचुरल इन्वायरमेंट भी लिख देते हो तो भी ये बिल्कुल सही होगा। आप फिजिकल बोलो या नेचुरल बोलो, आपका एक ही बात है। क्लाइमेट डिजास्टर और आपके इन्वायरमेंटल चेंज, रॉ मटेरियल, सारा आपका किस में आ जाएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट में। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में आपका इनोवेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आर&डी, टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, इनोवेशन इंड्यूसमेंट, ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना ये आपको किस में आ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है कि आप जितने ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं
उतने आपके मार्केट में, उतने आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इफिशियंसी देखने को मिलती है, प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर देखने को मिलती है। जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर इनोवेशन, R&D, ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें आपके जो है इसके अंदर में देखने को मिलती है। और ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब जो कि बहुत ज्यादा आपका परिवर्तनशील होता है। देखिएगा, तकनीकी वातावरण में नवाचार, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास, तकनीकी विकल्प, नवाचार के प्रलोभन भी शामिल होते हैं, तकनीकी बाधाएं भी इसमें होती है। और प्रौद्योगिकी संगठन के लिए खतरों और अवसरों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, और यह बहुत ज्यादा गतिशील है। गतिशील का मतलब ही क्या होता है, गतिशील का मतलब ही होता है हमारा डायनामिक। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो ये बहुत अधिक डायनामिक है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी के लेवल पर आपका चेंज होते रहता है, ठीक है। और फिजिकल आपका हो गया वातावरण, इसको हम लोग कह रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण, तो उसके अंदर में कच्चे माल की उपलब्धता, प्रकृति, जलवायु, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, ये जितनी भी चीजें हैं वो किस में आ जाएगी, हमारे नेचुरल वातावरण में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट के अंदर में क्या आता है, यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट जब कोई लॉ लेकर आती है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, गवर्नमेंट जो है आपका इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट तो आपका इकोनॉमिक में आएगा, गवर्नमेंट जो है आपका टैक्स का स्लैब चेंज कर दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स का परसेंटेज बढ़ा दे रही है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे रही है, सेल्स टैक्स बढ़ा दे रही है। मतलब जो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने के कारण गवर्नमेंट अपने लेवल पर वो चीजों को चेंज कर रही है और उसका असर हमारे बिजनेस में देखने को मिल रहा है, तो इसको पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या आएगी, आपका जितनी भी इंडस्ट्री या बिजनेस और सोसाइटी है, जितनी भी एजेंसीज है, वो सारे इसके अंदर में क्या होती है, इंक्लूड होती है, और गवर्नमेंट के प्रेशर के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसके बाद आ जाइए आप सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट का मतलब हमारा क्या होता है, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट का मतलब हमारा होता है कि जैसे कि आपका सोशियो कल्चर का मतलब, इसको हम लोग एक वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूं तो इसको मैं बोल सकती हूँ बैकग्राउंड, है ना। बैकग्राउंड जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, आपका वो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में आ जाएगा। जैसे कि आपका जो है आपका लाइफ स्टाइल हो गया, आपका वैल्यूज हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपका बिलीव हो गया, आपके जो भी सोचने समझने का तरीका है, आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो खाते हो, आप जो पहनते हो, है ना, आपके जो भी विश्वास है वो कहाँ से आया, वो आपके बैकग्राउंड से आया, कि आप जहां से आते हो, आपकी जहां पर आपका जो ओरिजिन प्लेस है, आप जहां से आए हो, उसके हिसाब से क्या होता है, आपका सोच समझ, आपका एटीट्यूड और आपका बिलीव भी होता है। तो ये सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट जो होता है ये भी आपका मैक्रो इन्वायरमेंट का क्या है, पार्ट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में वो क्या होता है, आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैंने एक बार आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप इंडिया में चले जाओ, बेंगलोर में जाओगे तो वहां पर आप लोग, वहां पे वहां का जो लोगों का टेस्ट है, जो वहां के रेस्टोरेंट लोकल लोग है, वो सांबर खाना पसंद करते हैं। या चेन्नई में चल जाओ, वहां पे सांबर और कर्ड बहुत ज्यादा फेमस है। आप आ जाओ यूपी बिहार में, यहाँ पे लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। आप बंगाल में आ जाओ, यहाँ पर फिश काफी ज्यादा फेमस है। आप पंजाब में चले जाओ, वहां पे सरसों की साग और आपका मक्के की रोटी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये हमारा जो टेस्ट है वो रीजन के हिसाब से क्या होते रहता है, आपका चेंज होते रहता है ना। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहां पर आपके जितने भी आपके चाइनीज वाले आइटम है, मोमो, पिज्जा, वहां के लोग वो ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो हर जगह का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। गुजरात का अपना टेस्ट है। तो ये सब जो चीजें होती है ये हमारे सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट पर क्या करती है, आपका जो इंडिविजुअल लेवल पर जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो इंटरनल लेवल पर, वो हमारा क्या हो गया, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। आपका वैल्यू, आपका प्रेजुडाइज, आपका एटीट्यूड, आपका लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें आपका सोशियो कल्चर में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो पहले बोल दीजिए। हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़े? हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर 6 टॉपिक पढ़ लिया। एक हम लोगों ने पढ़ा क्या, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। तो ये 6 हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, किसमें, इन्वायरमेंट में। कौन से इन्वायरमेंट में, मैक्रो में। माइक्रो में भी हम लोगों ने 6 से 7 पढ़ा। कंपिटिटर पढ़ा, कस्टमर पढ़ा, पार्टनर पढ़ा, सप्लायर पढ़ा, ठीक है। ये सारे हम लोगों ने किसमें पढ़े, आपके ये माइक्रो इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिएगा हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिएगा 1-2 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स अभी हमारा बचा हुआ है। आइए मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो मार्केटिंग मिक्स का जो ये वर्ड है, मार्केटिंग मिक्स जो है, ये जो वर्ड है, ये टर्म इसको जिसको हम लोग कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नील बॉर्डन ने दिया था। कब दिया था? 1964 में दिया था मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपको पता है कि 4 चीजें आती है ना? मार्केटिंग मिक्स के अंदर में जो है आपकी कितनी चीजें आती है? 4 चीजें आपकी आती है। तो ये 4 चीजें जो है ये कौन कौन सी है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको मैं डिटेल से बताऊंगी। पहले थोड़ा सा आज एमसीक्यू में कर लेती हूँ। एक और आपका कॉन्सेप्ट बचा है रूरल मार्केटिंग मैनेजमेंट का, रूरल मार्केटिंग, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और आपका जो ये है ना क्या कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, उसको मैं दूसरे क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है? क्योंकि उसमें मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि डेप्थ से आप क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आज की क्लास में वो कवर हमारा हो नहीं पाएगा। आज हम लोग रूरल मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रिसेंटली जो है काफी सारे क्वेश्चन आपके देखे गए। आपको जितने मैंने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, मार्केटिंग फिलॉसफी जो पढ़ाए वो 5 है, लेकिन वहीं तक 5 तक वो सीमित नहीं है। 5 के अलावा और भी हमारे हैं। उसमें एक है आपका रूरल मार्केटिंग, एक है हॉलिस्टिक मार्केटिंग, एक है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है ना? उसकी भी अलग अलग आपके हैं। अब देखो ये रूरल मार्केटिंग आपका क्या होता है? रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, pricing, promoting and distributing rural specific goods and service leading to the desired exchange with rural customer to satisfy their needs and wants and also to achieve organizational objective। अब ये रूरल मार्केटिंग जो है ना वो कहता है कि भैया देखिए हम लोग तो मार्केटिंग करेंगे, लेकिन अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में जो मार्केटिंग करने का जो तरीका होता है वो आपका अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो रूरल एरिया जो होते हैं वहां के लोगों का माइंडसेट, वहां के लोगों का बिलीफ, वहां के लोगों का प्रिजुडाइज, ये जो भी चीज होता है, रहन सहन का तरीका, वहां के लोगों का वांट जो होता है आपका, वो क्या होता है? बिल्कुल हम आपका अलग होता है। तो बोल रहे कि जो रूरल मार्केटिंग होगी वहां पे जो भी हम लोग प्राइसिंग, प्रमोटिंग और डिस्ट्रीब्यूट जो भी हम लोग सामान करेंगे वो रूरल स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए। मतलब वो वहां की जनता उसको चाहती हो, वहां की जनता का वो डिमांड हो, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, वहां के हिसाब से हमको क्या करना है कि उसको अवेलेबल कराना है। अब आप देखिएगा एक चीज मैंने देखा है, कौन सा जगह था मुझे याद नहीं आ रहा था, कोई एक जगह था, रूरल एरिया था पूरा वो। मैं कहीं से बस से या ट्रेन से, कहीं ट्रेन नहीं बस से कहीं से जा रही थी, बस या कार में कहीं बैठी थी मैं, और रूरल पूरा स्पेसिफिक पूरी झोपड़पट्टी थी, पूरी की पूरी झोपड़पट्टी एकदम, और मतलब बहुत बड़ा एरिया में जा, मतलब दूर दूर से दिख रहा था। लेकिन जितने भी वहां पे घरे थे ना, जितने भी घर थे वहां पे, सभी घर के ऊपर में मैंने देखा कि टाटा स्काई लगा हुआ था, हर घर के ऊपर। तो रूरल एरिया में जो है ना, अर्बन एरिया में तो हर घर में चले जाओ तो आपको एसी वहां पर जरूरी है, भले टीवी रहे ना रहे। मैंने देखा है कि एसी जो है ना, गर्मी है भाई, हाँ एसी जरूरी है, कूलर जरूरी है। लेकिन जो रूरल एरिया में जब जाती हूँ ना तो वहां पर देखती हूँ एसी टीवी ना हो चलेगा, एसी या आपका कूलर ना हो चलेगा, लेकिन टीवी उनके घरों में जरूर रहते हैं। आप भी कभी चीज नोटिस करना, मैंने तो पढ़ा बाद में, नोटिस मैंने पहले किया था कि काफी चीजें तो रूरल एरिया में आपका टाटा स्काई हर घर के ऊपर आपका लगा हुआ है। तो यानी कि वो क्या करते हैं कि रूरल एरिया का टीबी स्पेसिफिक चीजों को लेकर जाते हैं, तो वो उनका क्या है, पसंद है। तो उनका जो भी डिजायर्ड होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, और उनको क्या करना है, आपको सेटिस्फाइड करना है। इससे आपका क्या होना चाहिए कि आपको ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको रेडी करना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, और जो रूरल एरिया में जो लोग है उनका भी क्या हो, उनका भी जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो भी अचीव हो सके। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको बताना इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द रूरल मार्केटर्स, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और मेरी जो क्लास है वो 10 PM पर आपके टेक्स्ट बुक के ऐप पर चलती है। तो जिनके पास भी ऐप नहीं है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप 10 बजे वाला क्लास अटेंड कर पाए। और 8 PM पर जो होती है मेरी क्लास यूट्यूब पर चलती है। तो यहाँ पर 2 दिन आपका मतलब की क्लास आपका रेगुलर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। 8 से 9 यूट्यूब पर 1 घंटा, और 10 से 10:30 यूट्यूब टेक्स्ट बुक के ऐप पर आधा घंटा, 1.5 घंटे का क्लास आपको रेगुलर मिल रहा है। तो प्लीज इसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस इसके लिए आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में या प्लान्ड वे में पढ़ना चाहते हो, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो और जून में आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच में जाने के लिए आपको ये कोड याद रखना होगा, PSING। वहां पर जाके ये कोड अप्लाई करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस,
आपके क्या कहते हैं कि स्टडी नोट्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है, जो भी हमारा पेड कोर्स होगा। अब आ जाइए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए आप लोग। चलिएगा, सभी का आंसर आ ही गया होगा। उसका करेक्ट आंसर हमारा देख लीजिए क्या क्या है, एक बार आपका पढ़ लेते, रीड कर लेती हूँ मैं, कि ग्रामीण बाजारों में प्रिंट मीडिया का प्रभाव जरूरी नहीं है। बोला प्रिंट मीडिया उतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रूरल कस्टमर जो होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। रूरल कस्टमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस को लेकर सेंसिटिव होते हैं। तो ये बात तो सही लग रही है कि हाँ भाई, उनको प्राइस को लेकर सेंसिटिव तो वो होते हैं। आपको नॉट ट्रू बोल रहा है। नो सिग्निफिकेंट चेंज में बी रिक्वायर्ड इन द एडवर्टाइजिंग कॉपी। बोल रहा है विज्ञापन प्रति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, ये तो होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका अर्बन एरिया में अलग होता है एडवर्टीजमेंट और रूरल एरिया में अलग होता है। तो ये आपका बोल रहा है कि नो सिग्निफिकेंट चेंज में बी रिक्वायर्ड इन द एडवर्टाइजिंग कॉपी। बोल रहा है कि कोई भी विज्ञापन प्रति में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यानी ये ऑप्शन में मुझे डाउट है और ये ऑप्शन में भी मेरे को डाउट है, दो ऑप्शन में मेरे को डाउट है। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। प्रोडक्ट शुड बी सिंपलर, इजी टू यूज एंड सर्विस एंड मेंटेन। ये प्रोडक्ट जो है आपका सिंपल और इजी टू यूज होना चाहिए, किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। अब हमको ये दो में से कोई एक चूज करना है कि प्रिंट मीडिया इज नॉट नेसेसरली इम्पैक्टफुल इन रूरल एरिया, कि प्रिंट मीडिया उतना जो है आपका वो इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या तो 3 होगा, कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज का जो होता है रिक्वायरमेंट आपका नहीं होता है। तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। मे बी वर्ड यहाँ पे लगाया गया, देखिएगा ये अपने आप में क्वेश्चन को काफी ज्यादा चेंज करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि ये आपका है कि हो सकता है कि जरूरत ना पड़े, ये हो सकता है, क्योंकि अगर टीवी का एड हम लोग कर रहे हैं तो जो अर्बन में है वही रूरल में चलेगा, ठीक है। जो ग्रोसरी का जो ऐड कर रहे हैं वो अर्बन में जो है रूरल में वही चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमको चेंज करने का जरूरत ना पड़े, मे बी। तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन नॉट ट्रू बोल रहा है कि प्रिंट मीडिया इज नॉट नेसेसरली इम्पैक्टफुल इन रूरल मीडिया, जबकि प्रिंट मीडिया का असर और आपका मीडिया का असर तो पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, आपको बताना है कि कंज्यूमर जो होते हैं क्या वो रैशनल होते हैं और लीनियर मैनर में थिंक करते हैं, कौन सा ट्रू है। तो ये तो गलत ही है, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल तो होते हैं लेकिन वो लीनियर मैनर में नहीं। लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में सोचता है। भाई सोचते सोचते तो मैं कितनी कंपनियां रात में खोल देती हूँ, और लंदन, यूके, यूएस, कहाँ कहाँ, रशिया भी कभी कभी घूम के आ जाती हूँ, ठीक है। कभी कभी कोरोना में चाइना भी चल जाती हूँ मैं सोचते सोचते। तो लीनियर मैनर में तो बिल्कुल ही मैं नहीं सोचती हूँ, तो ये तो गलत ही है हमारा। कल्चर एंड सोसाइटी हैव रिलेशनशिप टू कस्टमर थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि कल्चर और सोसाइटी क्या हमारे थॉट्स और बिलीफ पर असर डालती है। तो हाँ, ये डालती तो है। तो लेकिन आगे ऑप्शंस में देखती हूँ, क्योंकि एक से आप पूरा 100% श्योर नहीं हो सकते हो, आपको बाकी ऑप्शंस भी रीड करने होंगे। कस्टमर कैन बी मोटिवेटेड टू बिलीव एंड इंटरनलाइज मैसेज द वे द मार्केट डिजायर। अब मार्केट के हिसाब से वो कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हैं और वो क्या करे, आंतरिक संदेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा हमारा। कंज्यूमर कैन एक्सप्लेन देयर थॉट्स एंड बिहेवियर। अब मैं अपना व्यवहार कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, है ना। मैं अपना व्यवहार और थॉट्स कैसे आपको हर एक व्यवहार, हर एक थॉट्स को एक्सप्लेन कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि क्लास आपको पसंद आया हो और काफी सारा कुछ आपको सीखने मिला हो। अब इसके नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मार्केटिंग के ही हमारे जो यूनिट है वो चलेंगे, और इसके बाद की जो टॉपिक है वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 8 PM पर डेली हमारा यूट्यूब पर और 10 PM पर हमारा मास्टर क्लास होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके और शेयर करके ही जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।